तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो राजस्थान में जनजातियां संबंधित जो टॉपिक है उससे जितने भी प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनसे संबंधित रहने वाली है। इन जो भी प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनसे संबंधित व्याख्यात्मक जो उत्तर है वो आपको यहाँ इस क्लास में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास का जो पहला प्रश्न है उस पर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सहरिया जनजाति से संबंधित ये प्रश्न है जो कि आरपीएससी हेड मास्टर एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया है। इससे पहले बीएसटीसी एग्ज़ाम 2008 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो बीएसटीसी का एग्ज़ाम का जो प्रश्न है वो आरपीएससी हेड मास्टर जो कि एक बहुत बड़ी रैंक होती है उसमें रिपीट हुआ है। तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें सॉल्व क्यों करना चाहिए, वो इस क्लास से आपको पता लगेगा कि कितनी बार जो है वो प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सहरिया जनजाति का वो 12 होगा, क्योंकि 12 में सहरिया जनजाति होती है। इसके अलावा सिरोही में गरासिया जनजाति केंद्रित है। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा में डामोर जनजाति अधिकतम पाई जाती है। इसके अलावा उदयपुर चित्तौड़ में भील जनजाति पाई जाती है। और एक चीज़ और याद रखना, जो विश्व आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी जो दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना। इसके अलावा सहरिया जनजाति आपको पता लग ही गया कि 12 में केंद्रित है। के बाद में एक चीज़ और ये याद रखना कि 27 जुलाई 1977 को 12 जनजातियां घोषित की गई थी। उसी के आधार पर आज हम जनजातियों को पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ये याद रखनी है कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 366 का ये जो है वो उसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी परिभाषित की गई है, परिभाषित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो परिभाषित की गई है? तो आर्टिकल 366 का ये जो पार्ट है उसमें ये परिभाषित की गई है। इसके अलावा एक अनुच्छेद आप ये भी याद रखना, आर्टिकल 342, इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत ये जो एसटी जनजाति है ये अधिसूचित है, यानी कि इसकी जो अधिसूचना है वो आर्टिकल 342 में है। बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें सुमेलित करना है। ये ग्राम सेवक 18/12/2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। ग्राम सेवक के एग्जाम में ये पहले पूछा गया है। ग्राम सेवक का जो नया नाम है वो ग्राम विकास अधिकारी हो चुका है। ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्राम सेवक जो पोस्ट थी उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। तो ग्राम विकास अधिकारी जो है वीडियो शॉर्ट में कहते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। सहरिया जो है वो 12 कोटा में मिलते हैं। वहीं गरासिया उदयपुर और सिरोही में मिल सकते हैं। बिल्कुल उदयपुर पहले दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिरोही पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसके अलावा डामोर आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलेंगे। वहीं मीणा जयपुर दौसा में मिलेंगे ही सही। तो ये यहाँ से सही ऑप्शंस जो है वो निकल के आते हैं। इसके बाद में एक और आप ये चीज़ याद रखना कि जो राष्ट्रपति है यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो आर्टिकल 342(1) के तहत एक पावर होती है जिसमें वो एसटी जनजाति जो है यानी कि जो अनुसूचित जनजाति है उसमें नई जनजाति को शामिल कर सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट के पास 342(a) जो आर्टिकल है, 342 का 1 जो आर्टिकल है, इसमें एसटी जनजाति में नई जाति जोड़ने के लिए पावर है, जोड़ने के लिए पावर है। तो ये याद रखना कि प्रेसिडेंट को कौन से अनुच्छेद में एसटी जनजाति जो है उसमें अगर कोई नई जनजाति या जाति जोड़नी है तो वो राष्ट्रपति जोड़ सकता है, और उसकी जो पावर है वो 342(1) के अंतर्गत जोड़ सकता है और हटा भी सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट के पास किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जनजाति में कोई अन्य जनजाति जोड़ने या हटाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 342(1) बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और ये याद रखना कि अनुच्छेद
यानी कि आर्टिकल जो 331 है ये लोकसभा में इनकी जो आरक्षण है, एसटी जनजाति का जो आरक्षण है सीटों का, वो आर्टिकल 331 के अंतर्गत आता है। वहीं आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में जो आरक्षण है, विधान सभा में राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें जो आरक्षण है एसटी जनजाति का, वो 332 के अंतर्गत आता है। यानी कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो 331 के तहत लोकसभा के लिए और 332 के तहत विधानसभा के लिए है। इसके बाद में राजस्थान से संबंधित एक बात कर लेते हैं अपन कि राजस्थान में एसटी के लिए लोकसभा में, एसटी के लिए लोकसभा और जो विधानसभा है उसमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा के लिए 3 सीटें हैं, 3 सीटें, और जो विधानसभा है उसमें 25 सीटें आरक्षित है। यानी कि जो 25 सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ एसटी जनजाति वाले लोगों को ही होता है। तो ये मोटी मोटी बात थी जनजातियों के लिए, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, कंठस्थ होना चाहिए कि आर्टिकल्स इनसे संबंधित जो आर्टिकल्स है उनसे देखो पॉलिटी से भी संबंधित क्वेश्चन बन गया और जो आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन भी बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें 2 सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न बन रहे हों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। तो यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है, तो प्रतिशत जो है वो नागौर में बिल्कुल कम पाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे कम प्रतिशत वाले जो जिले हैं उनमें नागौर और बीकानेर आते हैं। यानी कि नागौर एंड बीकानेर जो है वो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं राजस्थान के। वहीं सबसे कम जनसंख्या, ये तो देखो हुई प्रतिशत की बात, और संख्या वाली बात है, जनसंख्या वाली बात कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है अनुसूचित जनजाति की, तो उसमें थोड़ा उलट हो जाता है मामला, बीकानेर और नागौर। तो इसमें आपको जो है वो क्वेश्चन को सही पढ़ना है और सही पढ़ करके वो क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से उत्तर देना है। अगर उसने प्रतिशत पूछी है तो प्रतिशत में नागौर आंसर सही होगा। उसके बाद में अगर उसने जनसंख्या पूछी है तो उसमें फिर बीकानेर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा का विषय रहा भी था, क्योंकि इसमें बहुत से लोग मीना को मानते हैं, बहुत से लोग भील को मानते हैं। लेकिन अगर आपसे जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसमें आंसर मीना ही आएगा। ये देखो ये क्वेश्चन जो है RS प्री 2003 में पूछा गया है, उसके बाद में सेकंड ग्रेड 2011 में भी रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल कंठस्थ रखना है कि जो सर्वाधिक जनसंख्या है एसटी जनजाति में किसी जनजाति की, तो वो कौन सी है, मीना जनजाति है। तो एक क्रम भी याद रखना है कि मीना जनजाति जो है वो 43.46 लाख की जनसंख्या वाली जनजाति है। इसके अलावा भील जो है वो सेकंड नंबर पर आते हैं 41 लाख के साथ, 41 लाख लगभग इसमें जो है वो लोग हैं। वहीं गरासिया तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा ये जो क्रम है ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, राजस्थान पुलिस का कोई एग्जाम था 2007 का। इसके अलावा आपको अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो नए आंकड़े हैं उनको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि जो नए आंकड़ों से संबंधित प्रश्न है वो भी पूछ लिए जाते हैं। हम एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, उस पर देखते हैं इनसे संबंधित जो भी नए आंकड़े हैं उन्हें। तो यहाँ लिख लेते हैं हम एसटी जनजाति जो है यानी कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित नए आंकड़े जो है वो हम यहाँ देखेंगे। तो अनुसूचित जनजाति के नए आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। कुल जो जनसंख्या है राजस्थान में एसटी जनजाति की कुल जनसंख्या, एसटी की कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो 92.385 लैक्स ये जो है इसकी जनजाति की जनसंख्या है कुल। वहीं अगर संख्या की दृष्टि से भारत में
राजस्थान कौन से स्थान पर है, राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो है 4th स्थान है, क्योंकि पहले छठा स्थान था और अब 4th स्थान है। तो ये याद रखना है, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि अभी छठा स्थान है या चौथा स्थान है। तो छठा पहले था, अब जो है वो चौथा स्थान है। तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, याद रखना भाई ये 4th स्थान है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो ये है कि प्रतिशत की दृष्टि से, ये तो संख्या की दृष्टि से हुआ, इसके बाद में प्रतिशत की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो चूंकि राजस्थान जो है वो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, इसकी दृष्टि से राजस्थान 13वें स्थान पर चला जाता है। और राजस्थान की कुल जो जनसंख्या है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत एसटी कवर करता है, यानी कि कुल जनसंख्या में एसटी का कितना पार्ट है। तो 13.5% जो है वो योगदान एसटी जनजाति का है, जिसमें से शहरी 3.2% है, वहीं ग्रामीण देखा जाए तो 16.9% है। तो ये थी मोटी मोटी बात एसटी के नए आंकड़ों से संबंधित। ये भी आपको याद रखना है कि एसटी की कुल जनसंख्या 92.385 लाख, वहीं संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान चौथा है। प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 13वां स्थान है। वहीं राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत एसटी कवर करता है, तो 13.5% जो है वो एसटी जनजाति है। पूरी जनसंख्या देखी जाए अगर राजस्थान की, तो उसमें से 13.5% जनसंख्या किसकी है, तो एसटी जनजाति की है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है ये कंजर जनजाति से संबंधित है कि आकम राजा का जो प्याला है वह पीकर किस बात की कसम खाई जाती है। तो हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है, ये सीआईडी एग्जाम 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए जो ऑप्शन है दुश्मन को मारने की, बी ऑप्शन है सत्य बोलने की, सी ऑप्शन है अपने दल की रक्षा करने की, और डी जो ऑप्शन है वो सदा अविवाहित रहने की। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये सत्य बोलने की कसम खाते हैं, यानी कि हाकम राजा का प्याला पीकर ये लोग झूठ ना बोलने की कसम खाते हैं, झूठ ना बोलने की कसम खाते हैं। तो सीधा सीधा तात्पर्य है कि सत्य ही बोलेंगे। तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो सत्य बोलने की कसम खाते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको कंजर जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। मैं नई स्लाइड पर लिख देता हूँ जो भी बातें हैं। तो उनमें पहली बात जो है वो इनका क्षेत्र कौन सा है, तो ये हाडोती क्षेत्र में निवास करते हैं, हाडोती क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका जो व्यवसाय है वो क्या है, तो इनका जो व्यवसाय है वो चोरी करना इनका व्यवसाय है। ये जब भी चोरी करने के लिए निकलते हैं तो उससे पहले एक पूजा करते हैं, यानी कि देवताओं को मनाते हैं। तो उसे इनकी लैंग्वेज में पाती मांगना कहते हैं, यानी कि ये देवताओं से पाती मांगते हैं। इसके अलावा इनकी कुलदेवी जोगणिया माता है, जोगणिया माता जो है इनकी कुलदेवी है। अन्य देवता में ये हनुमान जी को मानते हैं, वही चौथ माता को मानते हैं, और जो रक्तदंजी माता है उनको मानते हैं। रक्तदंजी माता का मंदिर का है, तो संथूर बूंदी में इनका मंदिर है, आर से रक्तदंजी माता, इनको ये आराध्य देवी मानते हैं। और संतूर बूंदी में इनका मंदिर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यही इसी के आसपास इनका निवास स्थान रहता है। इसके अलावा इनसे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि ये जो भी घर होता है इनका, उसके पीछे ये खिड़की बना करके रखते हैं, यानी कि ये जो गेट है यहाँ से पुलिस एंटर होएगी तो यहाँ पर बैठा कोई कंजर आदमी जिसे पकड़ने पुलिस आ रही है वो यहाँ से खिड़की से गायब हो जाएगा। तो इसलिए इनके घरों में अवश्य खिड़की मिलेगी आपको। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस जनजाति के घर के पीछे खिड़की अवश्य रूप से मिलती है, तो वो भी कंजर जनजाति आ जाती है, क्योंकि काम ये ऐसे ही करते हैं, चोरी करते हैं, तो इनको पकड़ने पुलिस आनी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आदमी मरता है इस जनजाति का, यानी कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है, मरने वाला व्यक्ति जो है उसके मुंह में ये शराब डालते हैं, यानी कि उसका जो
क्रियाक्रम है उससे करने से पहले उसके मुंह में शराब डाली जाती है। इसके अलावा 3-4 बातें और है कंजर जनजाति से संबंधित, वो भी यहीं देख लेते हैं अपन। तो पहली, ये मोर का मांस खाना पसंद करते हैं, मोर का मांस खाते हैं। इसके अलावा इसका इनका जो मुखिया रहता है, वो मुखिया कौन रहता है, तो पटेल इनका मुखिया रहता है। हाड़ौती वालों से आप एक लैंग्वेज में सुनते भी होंगे कि मरा मा पटेल, तो वो जो है वो इन्हीं के लिए यूज किया जाता है। तो कुशनी पहनावा है इनका। तो कंजर महिला का विशेष जो पायजामा है, कंजर महिला का विशेष पायजामा कह सकते हैं। तो कुशनी याद रखना, कुशनी याद रखना, हाड़ौती क्षेत्र याद रखना, चोरी करते हैं, अपराध करते हैं ना, तो पाती मांगना याद रखना, संतूर बूंदी में रक्तदुंजी माता का मंदिर है ये याद रखना। इसके अलावा जोगनी माता कुलदेवी है ये याद रखना। इसके अलावा मरने वाले के मुंह में ये शराब डालते हैं, घर के पीछे क्या छोड़ते हैं, खिड़की छोड़ते हैं। मोर का जो मांस है वो खाना पसंद करते हैं, मुखिया इनका पटेल कहलाता है। इसके अलावा खुशनी तो आप याद रख ही लोगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न में मैंने आपको पूरा कंजर जो जनजाति है वो लगभग बताई है। जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग यहीं से बनते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ याद भी रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि राजस्थान में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रित संभाग कौन सा है। तो यहाँ क्या पूछा है, संभाग पूछा है। ये छात्रावास अधीक्षक जो परीक्षा है 2008 की, देखो इस 2008 की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आए जो लगभग बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। अपन जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनमें लगभग छात्रावास अधीक्षक परीक्षा का एक ना एक प्रश्न मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी परीक्षा है, इसका प्रश्न पत्र जो है वो आपको जरूर सोल्व करना चाहिए। तो यहाँ पूछा है सर्वाधिक केंद्रित संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक केंद्रित संभाग भी उदयपुर ही और लगभग जिला भी उदयपुर को ही मानते हैं। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, उदयपुर। उदयपुर में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं संभाग में। देखा जाए तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले। कौन कौन से, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद। तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये आपको याद रखना है, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, 6 जिले उदयपुर में है। और केसरवाड़ी केंद्रित जो संभाग है जनजातीय आबादी का वो कौन सा है, उदयपुर है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि डामोर जनजाति से संबंधित प्रश्न है। वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया है, शायद ये प्री का एग्जाम था उसमें पूछा गया था वीडियो प्री में कि डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इनका जो स्थान है या इनके जो जिले हैं आपको वो स्पेशली याद होने चाहिए, बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। जैसे कि शहर या बारा मिलेगा, वही डामोर जनजाति जो है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर में मिलेगी। डूंगरपुर की एक पंचायत है, आपको याद हो तो, कि सिमलवाड़ा जो पंचायत समिति है, सिमलवाड़ा एक पंचायत समिति है, ये डामोरिया क्षेत्र, डामरिया क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। तो ये जो जनजाति है ये डामरिया क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। हाँ देखो, सिमलवाड़ा जो पंचायत समिति है ये डामरिया क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा डामोर से संबंधित अपन कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्योंकि डामोर से संबंधित प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। तो डामोर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो डामोर से संबंधित और कई बातें अपन जान लेते हैं। पहली बात क्या है कि ये एकमात्र जनजाति है, डामोर जो है वो एकमात्र जनजाति, ऐसी जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है, वनों पर आश्रित नहीं है, यानी कि ये अपनी आजीविका के लिए वनों पर आश्रित नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि जनजाति होकर के भी वनों पर आश्रित नहीं है, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, डामोर जनजाति की चर्चा कर रहे हैं। इनके अलावा जो स्थान था वो मैंने आपको बता ही दिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसके अलावा इनके जो मेले हैं वो भी देख लो। इनके 2 मेले लगते हैं जिनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला जो मेला है वो छेला बाऊजी का मेला लगता है, इसको छेला बाऊजी का मेला बोलते हैं। अब ये राजस्थान में लगता नहीं है लेकिन डामोर जनजाति से संबंधित है, इसलिए पूछा जाता है। पंचमहल गुजरात में ये मेला लगता है, पंचमहल गुजरात में ये मेला लगता है, चूंकि ठीक है
दूसरा जो मेला है ये ग्यारस की रेवड़ी का मेला भी बोलते हैं इसको, ग्यारस की रेवड़ी का मेला। ये जो मेला है ये डूंगरपुर में लगता है। तो इससे संबंधित मेले याद रखने हैं आपको, क्योंकि डामोर जनजाति से संबंधित 2-3 प्रश्न ही मुख्य मुख्य रूप से बनते हैं कि एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है और इनका जो स्थान है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है। इसके अलावा जो 2 मेले हैं वो मैंने आपको बताया, छेला बाबू जी का मेला पंचमहल गुजरात और ग्यारस की रेवड़ी का जो मेला है वो डूंगरपुर। तो इसके अलावा इनका घर घेर कहलाता है और एक कार्यक्रम है चाड़िया कार्यक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डामोर का। चाड़िया जो है ये कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है ये विशेषतः होली पर किया जाता है। तो चाड़िया कार्यक्रम कौन सी जनजाति करती है? डामोर करती है। और कब किया जाता है? तो होली पर किया जाता है। इसके अलावा इनकी जो देवी है वो फूला माता है, तो ये भी याद रखना, फूला माता को पूजते हैं ये। डामोर जनजाति की देवी कौन है? तो फूला माता है। तो डामोर जनजाति से संबंधित आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। इनका मेला याद रखना है, स्थान याद रखना है, वनों पर आश्रित नहीं है ये याद रखना है। इसके अलावा चाड़िया कार्यक्रम, होली याद रखनी है कि होली पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित होता है? तो चाड़िया कार्यक्रम डामोर जनजाति द्वारा आयोजित होता है। इसके अलावा एक सीमलवाड़ा जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि सीमलवाड़ा जो पंचायत समिति है वो डामरिया क्षेत्र कहलाती है, ये भी आपको विशेषता है, याद रखना है। इसके अलावा ये पंचमहल गुजरात और डूंगरपुर। इंपॉर्टेंट ये है कि छेला बाबू जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसमें डूंगरपुर ऑप्शन में दे देगा, बांसवाड़ा दे देगा। आप सोचोगे कि ये छेला बाबू जी का जो मेला है ये ठीक है, आपको याद है डामोर जनजाति से संबंधित है, लेकिन पंचमहल गुजरात ऑप्शन में पढ़ने से पहले अगर आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा पर क्लिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। आपके मुंह से क्या निकलेगा? ओ, ये तो मुझे आता था, लेकिन मैंने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। क्योंकि अधिकतर बच्चे होते हैं जिनके मुंह से यही बात निकलती है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? देखो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि ये जो जनजाति है ये सासी जनजाति है। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसकी 2 उपजातियां हैं, एक तो है बीजा और एक है माला। ये जो एग्जाम है कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2019 में पूछा गया है। हालांकि ठीक है मैंने एक एग्जाम का नाम लिखा है, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? और सांसी जनजाति से संबंधित अभी क्वेश्चन कल वाले एग्जाम में, वन रक्षक एग्जाम 2022 का जो था, इसमें भी आया है कि कहां से संबंधित है। तो भरतपुर, भरतपुर इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा कि सासी जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो भरतपुर में निवास करती है। इसके अलावा आपको कुछ बातें और है जो आवश्यक रूप से जाननी चाहिए सासी जनजाति के बारे में। तो इनकी जो उत्पत्ति है वो सांसमल नामक व्यक्ति से होती है। चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखने को लिखा देते हैं कि सांसमल जो व्यक्ति था उससे इसकी इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा ये लोमड़ी का मांस खाते हैं, लोमड़ी का मांस खाना इनको अति प्रिय है। वहीं नारियल के आदान प्रदान से इसमें शादी हो जाती है। नारियल का आदान प्रदान करते हैं, मतलब जो है वर और वधु पक्ष जो है वो नारियल का आदान प्रदान करने से ही विवाह संपन्न हो जाता है। कुकड़ी जो रस्म है ये सासी जनजाति से संबंधित है। और इस कुकड़ी रस्म में क्या होता है कि जो अविवाहित कन्या होती है उसे अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है विवाह से पूर्व ही। तो इसी से संबंधित एक अभी नया मामला था, महीने भर पहले का ही मामला है शायद। तो उसमें क्या है कि एक जो महिला है उस पर काफ़ी अत्याचार किए गए थे, वो शायद इसमें पास नहीं हो पाई होगी। जो भी है परीक्षा है तो आपकी एक रस्म है, लेकिन रस्म को अब जैसा कि समाज बदल रहा है तो उसी हिसाब से आपको भी आगे आना चाहिए, अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि अब सब लोग पढ़ रहे हैं, आपको इतना आरक्षण दिया जा रहा है तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए। अपनी जो जनजाति है उसे आगे बढ़ाने का काम कीजिए। ये जो रस्में हैं ये बिना काम की रस्में हैं, कुकड़ी रस्म वगैरह, तो इन्हें ज़्यादा तवज्जो ना दे करके और समाज के उत्थान में अपना योगदान दीजिए। इसके अलावा ये विधवा विवाह नहीं करते हैं, तो विधवा विवाह तो करेंगे भी कैसे? यहाँ तो कुकड़ी रस्में हो रही है तो विधवा विवाह नहीं किया जाता है। विधवा जो विवाह है वो ये नहीं करते हैं। इसके अलावा भाकर बाबूजी की कसम, अच्छा एक इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना कि भाकर बाबूजी की कसम खाकर ये झूठ नहीं बोलते।
तो यही खिला लो यार, क्यों कुकड़ी रस में। भाकर बाबूजी की कसम खाकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एक अपने अपन ने क्या पढ़ा था, हाकम राजा का प्याला, वो कौन थे, कंजर। इधर भाकर बाबूजी, ये याद रखना। ये क्या रिलेट करके पढ़ोगे ना तभी याद रहेंगे, ऐसे ये याद रहेंगे ही नहीं। इसके अलावा भरतपुर में ये सर्वाधिक केंद्रित है। ये आपके अभी वन रक्षक का एग्जाम हुआ था कल 12 नवंबर को, तो फर्स्ट शिफ्ट थी शायद, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। भरतपुर में केंद्रित है कौन सी जनजाति, सांसी जनजाति। तो बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें थी, मुख्य मुख्य जो बातें थी कंजर जनजाति, सॉरी, ये जो मुख्य मुख्य बातें थी सासी जनजाति से संबंधित कि विधवा विवाह ये नहीं करते हैं। इसके अलावा बीजा व माला इसकी 2 उपजातियां हैं। बाकर बाबूजी की कसम खाकर ये झूठ नहीं बोलते। भरतपुर में ये जनजाति केंद्रित है। लोमड़ी का मांस खाना इन्हें अति प्रिय है और नारियल के आदान प्रदान से ये विवाह संपन्न कर लेते हैं। इसके अलावा सासमल में नामक जो व्यक्ति है उससे इनकी उत्पत्ति हुई है। वे मोटी मोटी बातें थी सासी जनजाति से संबंधित। बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न पर, जो कि गरासिया जाति से संबंधित है। गरासिया जनजाति से संबंधित है। कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है, तो पहरावना है, तानना है, मोरबंदिया है। यहाँ यही ऑप्शन हो जाएगा कि जो ए है, लीला मोरिया जो है वो गरासिया जनजाति में विवाह का एक प्रकार नहीं है। तो है क्या ये, ताड़ना क्या होता है, पहले तो ताड़ना से समझते हैं। तो ताड़ना में होता है वधु का मूल्य चुकाना, यानी कि पैसे देकर वधु को विवाह करके लाना, वधु का मूल्य चुकाना ये होता है ताड़ना। इसके अलावा मोरबंदिया होता है हिंदू रीति रिवाज से जब शादी की जाती है, तो हिंदू रीति रिवाज से जब शादी की जाती है तो उसे मोरबंदिया विवाह कहा जाता है। वहीं पहरावना क्या होता है, तो पहरावना कपड़ों के बदले विवाह होता है। पहरावना कपड़ों के बदले विवाह। लीला मोरिया है क्या, तो लीला मोरिया भीलों से संबंधित है और जीजा साली से संबंधित है। 3 विवाह के अलावा गरासिया जनजाति में 1-2 प्रकार के विवाह और है जो भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि खेवना, ये भी एक प्रकार का विवाह है। खेवना, जिसमें क्या होता है, भागकर जो विवाह किया जाता है उसे क्या कहते हैं, खेवना विवाह कहते हैं। भागकर किया जाता है उसे खेवना विवाह कहा जाता है। वहीं एक मेलबो है, मेलबो विवाह, इसमें क्या होता है, तो विवाह में कोई खर्च ना करके सीधा जो है वधु को सीधे ही वर पक्ष के घर छोड़ देते हैं। वधु जो है उसको, वधु को सीधे ही वर पक्ष के घर छोड़ देते हैं, यानी कि खर्चा बचाने के लिए मेलबो विवाह किया जा सकता है। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं कि खर्चा कम करने के लिए या बिल्कुल ही बचाने के लिए कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित है, तो मेलबो विवाह। तो 3 तो ये पहरावना, ताड़ना और मोरबंदिया। इसके अलावा खेवना, मेलबो विवाह आप याद रखना। इसके अलावा गरासिया जनजाति में 12वें दिन जो है वो मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो ये भी याद रखना, 12वें दिन संस्कार किया जाता है मृतक का, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? देखो ये राजस्थान पुलिस में फिर पूछा गया प्रश्न है। तो लीला मोरिया एक संस्कार है जो कि विवाह से तो संबंधित है ही सही, लेकिन ये जीजा साली से संबंधित है और मुख्यतः भीलों में प्रचलित है। भील जो जनजाति है वो भीलों में प्रचलित है। तो लीला मोरिया जो संस्कार है यह जीजा साली से संबंधित है, तो यह जीजा साली से संबंधित है और भीलों में प्रचलित भी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो क्या है कि फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ये फायरे जो है ये भी भील जनजाति का ही रणघोष है। इसके अलावा भीलों से संबंधित कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, जैसे कि द्रविड़ भाषा का एक शब्द है व्हील, वहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। व्हील का अर्थ क्या होता था? तो व्हील का अर्थ होता था तीर कमान चलाने वाली जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। वहीं एक आपको याद होगा तीर कमान बनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो सरगड़ा जनजाति जो है वो तीर कमान बनाने वाली जनजाति है, वहीं चलाने वाली भील जनजाति है।
इसके अलावा भील जो जनजाति है इनको संस्कृत में क्या कहा गया है, तो संस्कृत में इन्हें मलेच्छ कहा गया है। वही महाभारत में इन्हें निषाद कहा गया है। वही इसके अलावा भीलों का मुखिया जो है वो गमेती इनका मुखिया होता है, तो भीलों का मुखिया गमेती कहलाता है। इसके अलावा आपको एक ऋषभ देव जी है, उनके संबंध में भी क्वेश्चन याद रखना है। ऋषभ देव जी, इन पर केसर चढ़ती है और इनकी जो केसर है वो पीकर भील झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना कि ऋषभ देव जी पर केसर चढ़ती है और इस केसर को पीकर भील झूठ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा भीलुड़ा गांव एक और इम्पोर्टेंट याद रखना कि भीलुड़ा जो गांव है, भीलुड़ा गांव, यहाँ पत्थर की होली खेली जाती है। पत्थर की होली कहाँ खेली जाती है, तो भीलुड़ा गांव डूंगरपुर में है। भीलुड़ा गांव डूंगरपुर में पत्थर की होली खेली जाती है। एक नई स्लाइड और जोड़ लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इसके अलावा एक आपको याद होगा गोबर की होली कहाँ खेली जाती है, गोबर की होली ये गलियाकोट डूंगरपुर में। देखो डूंगरपुर से संबंधित ही दो होलियाँ हैं, एक जगह पत्थर मार रहे हैं, एक जगह गोबर से खेल रहे हैं। तो गोबर की होली कहाँ खेली जाती है, गलियाकोट डूंगरपुर, ये भी डूंगरपुर में ही है। इसके अलावा मेले याद रखना, भील जनजाति के भी दो मेले हैं। पहला जो है वो बेणेश्वर या वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, नवाटापुरा गांव भी कह देते हैं। बहुत सी बार नवाटापुरा गांव ही आता है ऑप्शन में कि जो है ये मेला है वेणेश्वर धाम का, ये कहाँ लगता है, तो नवाटापुरा गांव में लगता है। इसके अलावा दूसरा जो मेला है वो घोटिया अम्बा का मेला है। घोटिया अम्बा मेला ये कहाँ है, तो ये कहाँ लगता है, ये बांसवाड़ा में लगता है। आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं वेणेश्वर धाम को। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले एक बार ये गलियाकोट डूंगरपुर से संबंधित भी कुछ याद आ रहा है क्या, यहाँ क्या चलता है, कौन सा उद्योग है यहाँ, रमकड़ा उद्योग केंद्र, रमकड़ा उद्योग जो है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, गलियाकोट का। और एक और याद आ रहा हो अगर तो दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ भी कहाँ है, गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, गलियाकोट डूंगरपुर में। तो ये 3-4 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, गोबर की गोली गलियाकोट डूंगरपुर में, रमकड़ा उद्योग भी गलियाकोट डूंगरपुर में, और जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो भी गलियाकोट डूंगरपुर में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो कि गमेती, अच्छा ये क्वेश्चन आ ही गया है यहाँ, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में पूछा गया है कि गमेती किस जनजाति के नेता होते हैं या मुखिया होते हैं, तो ये भील जनजाति के मुखिया होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है, तो पेय पदार्थ जैसे कि महुआ से एक शराब बनती है जिसे मोकड़ी बोलते हैं। तो पेय पदार्थ हेतु यानी कि महुआ से एक शराब बनती है जिसे क्या कहा जाता है, मोकड़ी शराब। ये क्या होती है, महुआ से बनी शराब होती है जिसे मोकड़ी कह दिया जाता है। और भील जो है वो इसे ही पीते हैं। महुआ जो है वो आदिवासियों का कल्प वृक्ष होता है, इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रीट एग्जाम जो कैंसिल हो गया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आदिम जो जनजाति है
जो राजस्थान में एकमात्र पाई जाती है, क्योंकि इसको भारत सरकार ने मान्यता दी है। तो ये कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। ये रीट एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा सहरियाओं से संबंधित भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से होती है, शहर से इनकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ जो है वो क्या होता है? जंगल में विचरण करना। जंगल में जंगल में विचरण करना इसका अर्थ होता है। और राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति के रूप में भी अपन जो है वो शर्मीली जनजाति के रूप में भी सहरिया जनजाति को पढ़ते हैं। इसके अलावा शर्मिला जीव आपको याद हो तो कौन सा होता है? गांगेय सूस को क्या बोलते हैं? गांगेय सूस जो होता है इसको क्या बोलते हैं? शर्मिला जीव बोला जाता है। तो एक नई स्लाइड ऐड करके और पढ़ते हैं इसके बारे में, सहरिया जनजाति के बारे में। तो देखो, सहरिया जनजाति जो है वो मुखिया जो है इस जनजाति का, वो कोतवाल जो है इसका मुखिया होता है। कोतवाल सहरिया जनजाति का मुखिया होता है। पटेल किसका था? कंजर का। इसके अलावा इनकी जो पंचायत है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पंचायत इनमें 3 प्रकार की होती है। पंचताई, 3 प्रकार की पंचायत होती है। पंचताई जो कि 5 गांवों की रहती है, 5 गांवों की। वही एक दसिया नाम से ही स्पष्ट है कि 11 गांवों की रहती होगी, 11 गांवों की। वही एक होती है जो 84 गांवों की होती है, जिसे चौरासिया बोलते हैं। 84 गांवों की पंचायत होती है। ये जो है ये जो पंचायत है ये वाल्मीकि जो मंदिर है सीताबाड़ी में, सीताबाड़ी में वाल्मीकि मंदिर में आयोजित की जाती है। ये जो वाल्मीकि है इन्हें ये जनजाति क्या मानती है? आदि पुरुष मानती है। कौन सी जनजाति? तो सहरिया जो जनजाति है वो वाल्मीकि को आदि पुरुष मानती है। इसके अलावा एक धारी संस्कार भी याद रखना। धारी संस्कार, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धारी संस्कार जो है वो किस जनजाति से संबंधित है। तो ये भी सहरिया जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा कुछ एक खेल है उनसे संबंधित भी चीज़ें याद रखना, जैसे कि हीड़। ये हीड़ तो एक प्रकार का कह सकते हैं कि गीत है जिसे दीपावली पर गाते हैं। कौन? सहरिया जनजाति के लोग। वहीं अलावा एक मकर संक्रांति जो है उस पर भी एक खेल खेलते हैं लकड़ी के डंडों से, वो होता है उसका लेंगी नामक खेल खेलते हैं। लेंगी खेल, इसमें क्या करते हैं? लकड़ी के डंडों से ये खेल खेलते हैं। इसके अलावा एक आला व लंगी जो है ये वर्षा ऋतु में गाते हैं, जैसे कि हीड़ दीपावली पर गाते हैं और आला व लंगी जो है वो वर्षा ऋतु में गाते हैं, वर्षा ऋतु में गाते हैं। तो ये प्रश्न जो है ये सहरिया जनजाति से संबंधित थे, जिसमें अपन ने पंचायत देखी। उनका कोतवाल जो है वो मुखिया होता है और आदि पुरुष ये वाल्मीकि जी को मानती है। वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी में 84 गांवों की पंचायत लगती है। और आला व लंगी वर्षा ऋतु में गाती है, हीड़ दीपावली पर गाती है। लेंगी खेल कब खेलती है? तो मकर संक्रांति पर ये लेंगी खेल खेलते हैं। और धारी संस्कार जो है वो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, मृतक का। इसके अलावा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? अपन ने अभी क्या पढ़ा था? सीताबाड़ी वाल्मीकि मंदिर, तो सहरिया जनजाति से संबंधित है ही सही। तो सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सहरिया जनजाति से संबंधित। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया? राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा गया सवाल है। वही सीताबाड़ी को सहरियाओं का कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि पंचायत भी यहीं लगती है और मेला भी यहीं लगता है। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी वही ऋषभ देव जी, केसरियानाथ जी, आदिनाथ जी, ये तीनों नाम है इन्हीं के, लेकिन उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। तो
वही दुलेव गांव उदयपुर में इनका मंदिर है, दुलेव गांव उदयपुर, ये शायद मैंने आपको पहले बताया नहीं, दुलेव गांव उदयपुर में इनका मंदिर है। वही ये तो बता ही दिया था कि केसर चढ़ती है, केसर को पीकर भील जनजाति जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा इन्हें कालिया बाऊजी, जो भी इसमें नहीं है, कालिया बाऊजी भी बोलते हैं। तो ये सब बातें थी जनजाति से संबंधित, जिसमें अपन ने सभी जनजातियां लगभग लगभग कवर करी है। तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद होगी। तो थैंक यू।